आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फिर थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। राइट, हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, it refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of company। समझो होता क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है कि हम फाइनेंस को एफिशिएंटली एक्वायर करेंगे। एक्वायर का मतलब कहाँ से फाइनेंस हमको लाना है, डेट से लाना है, इक्विटी से लाना है, लोन लेना है कि शेयर के थ्रू लेना है, वो सारा कुछ। फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कहाँ खर्च करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करें, वर्किंग कैपिटल पे खर्च करें, क्या करें, फर्नीचर खरीदें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करें, क्या करें इस चीज़ में, उसको कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और तीसरा एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मान के चलो मेरे पास बहुत सारा फाइनेंस था, मैंने उसको अच्छे से खर्च कर दिया, प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया, ठीक है। खर्च करने के बाद कुछ फाइनेंस मेरा बच गया, उस पर्टिकुलर फाइनेंस को हम लोग सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस। मान के चलो 100 करोड़ रुपया था मेरे पास फाइनेंस, इसमें से मैंने जितना एफिशिएंटली खर्च कर सकता था मैंने किया, अब जाके मेरे पास 10 करोड़ रुपया बच गया, इसको फाइनेंस बोलेंगे? नहीं बाबू, इसको सरप्लस बोलेंगे। और यही सरप्लस हम लोग बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें सर, किसमें? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन का जो 3 पार्ट आता है, जो 3 पॉइंट्स आता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में देखेंगे कि डिविडेंड देना है कि रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख ले, ठीक है। हाँ सर, पूरे तरीके से समझ में आ गया। आप हम लोग को बोले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है एफिशिएंटली एक्वायर करना, कहाँ से लाना है, इक्विटी से कि डेट से। फिर उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, कहाँ खर्च करना है। और तीसरा, जो बच उच गया फाइनेंस नहीं, जो सरप्लस बच गया उसको क्या करना है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। ये सारा बात हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए ना। चलो ठीक है, देखो इधर रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। पहला, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, क्यों चाहिए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों देखें हम, क्यों समझे ये सब, तो वही समझाया जा रहा है। सबसे पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स के कंपोजिशन के बारे में बता देगा। साइज के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स के कंपोजिशन के बारे में बता देगा। देखो, 2 तरीके का एसेट होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करेंट एसेट। ऐसा एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो करेंट एसेट है, और ऐसा एसेट जो 1 साल से ज़्यादा समय लेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए, आप लोग अभी तक जो समझो उस हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब समझे हो ना? समझे हो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, तो वही, तो कितना लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, कितना आपका ये प्लांट मशीनरी होना चाहिए, वो आपके कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। कंपोजिशन मतलब सर कितना, हाउ मच फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड, राइट। दूसरा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट। ऊपर में फिक्स्ड एसेट्स का बात किया, नीचे में करेंट एसेट्स का बात किया। कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए करेंट एसेट के रूप में, लाइक कितना कैश इन हैंड होना चाहिए। कंपोजिशन जो कि अलग अलग तरीके का बहुत सारा करेंट एसेट होता है ना बाबू, जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हो गया जो 1 साल के अंदर आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर लोगे, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारा कुछ क्या है आपका करेंट एसेट ही तो है। तो यहाँ पर उनके बारे में बात किया है। तो फाइनेंशियल डिसीजन हमारी मदद करता है इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में कि कितना स्टॉक रखे, कितना कैश अपने पास रखे, आगे ज़रूरत पड़ेगा कैश का कि नहीं पड़ेगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। चलो तीसरा था अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मदद करता है कि हमको लॉन्ग टर्म फंड लेना है कि शॉर्ट टर्म फंड लेना है, या फिर इसको और अच्छे से समझोगे तो बोल सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अगर लेना है, ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। फोर्थ में आता है, देखो फिर से बोल देते हैं, साइज एंड कंपोजिशन मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट मदद करेगा कि कितना फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। सेम गोज हियर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज से पता चलेगा कि कितना अमाउंट आपका करेंट एसेट्स के रूप में होना चाहिए, क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए, मतलब कितना बिल्स रिसीवेबल रखो, कितना इन्वेंट्री रखो, कितना स्टॉक रखो, वो सारा कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
पता चलेगा। तीसरा बोला अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, कितना लॉन्ग टर्म फंड होना चाहिए और कितना शॉर्ट टर्म फंड होना चाहिए। चौथा में ब्रेकअप बता रहा है सीधा भाई, ब्रेकअप ये वो ब्रेकअप नहीं है जो होते रहता है आए दिन सबका, ये वो ब्रेकअप नहीं है। इधर देखो ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट या इक्विटी, यहाँ पे बता रहा है जो आप लॉन्ग टर्म लिए हो ना खर्च। तीसरे में बोला ना कि कितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मान के चलो कुछ लॉन्ग टर्म का जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पता चला कुछ लॉन्ग टर्म का जरूरत है, कहीं से हम लोग को फंड का जरूरत है लॉन्ग टर्म, तो वो कहाँ से ले, डेट से ले, इक्विटी से ले, कहाँ से ले भाई, लॉन्ग टर्म तो चाहिए लेकिन कहाँ से चाहिए, उसी का ब्रेकअप बताया जाएगा। मान के चलो 100 करोड़ का फंड चाहिए, 100 करोड़ का फंड चाहिए, तो बोला जाएगा कि भाई एक काम करो 66.67 करोड़ आप ले लो, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विटी से, और 33.3 करोड़ आप ले लो डेट से। समझ में आ गया? सॉरी क्या हम भी, यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्विटी, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेट। हाँ सर समझ में आ गया। सर ये थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ बाबू, इसके बाद जो एक टॉपिक है उसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। वहाँ हम लोग समझेंगे कि डेट से कितना लेना है और इक्विटी से कितना लेना है। समझ आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि वो वीडियो भी आ ही जाएगा। चलो देखो इधर, ऑल आइटम्स इन पी एंड एल अकाउंट, ये जन्नत है भाई अपने आप में, सही बता रहे हैं। ऑल आइटम्स इन पी एंड एल अकाउंट, सारा का सारा आइटम कहाँ होना चाहिए, कहाँ जाता है बेसिकली, पी एंड एल में। कोई भी इनकम आया पी एंड एल के क्रेडिट में, कोई भी एक्सपेंसेस हुआ पी एंड एल के डेबिट में। अरे गांजा लिखते हो, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, टू सैलरी, टू वेजेस, तो ये सारा पी एंड एल में ही तो जा रहा है ना। समझ में आया? तो आप यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लोगे वो कहीं ना कहीं पी एंड एल से रिलेटेड है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया कि फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा खरीदेंगे, तो फिक्स्ड एसेट्स अगर आप ज्यादा खरीदोगे डिप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, डिप्रिसिएशन अगर ज्यादा लग गया तो पी एंड एल में आपका प्रॉफिट घट ना जाएगा। आप कहते हो लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा लेंगे, अरे लॉन्ग टर्म लोन अगर ज्यादा लोगे तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो उससे भी तो पी एंड एल का डेबिट में इंक्रीमेंट होगा, जिससे आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ का ख्याल रखने में मदद करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखो हम एक बात बोल देते हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं इमीडिएटली मेरे से पढ़ने के बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आप इस क्या करना, तुरंत जाके बुक खोलना, फटाक से देख लेना। 5 मिनट गारंटी है मेरा, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा बुक खोल के पढ़ने में। जो भी चीज़ हम यहाँ बताए हैं वो सारा एक बार बुक से पढ़ लो, गारंटी है मेरा तुम लोग वापस आएगा वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने, ठीक है। चलो मतलब आपको अच्छा लगेगा, समय के साथ कर लेना ये चीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्यों चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये था रोल कि क्या रोल प्ले करता है, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ये क्या बोल रहे हैं सर आप, ये क्या बोल क्या रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। कोई एक कंपनी है, लेट्स से रिलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो रिलायंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है क्यों करता है सर, ये सब कारण के लिए, बट उसका मेन कारण है कि हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। कैसे मैक्सिमाइज होगा सर, शेयर होल्डर्स को टाइम पे डिविडेंड देते रहना, शेयर होल्डर का जो शेयर प्राइस है उसको इंक्रीज करते रहना। अब ये कैसे होगा सर, ये होगा इन 4 तरीकों से। यानी कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे कंपनी का या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को हम मैक्सिमाइज करेंगे, तो अल्टीमेटली ये चारों अपने आप पूरा हो जाएगा। हम आपको एक बात बोल देते हैं, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, चाहे आपको केस स्टडी में कितना भी फंसाए, आप कसम खा लो, आप एक चीज़ का कसम खा लो कि सर कुछ भी हो जाए हम इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब भी पूछेगा बस आपको लिख देना है कि ये मैक्सिमाइज हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। बस आपको इतना लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, फिर अगर वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको अंदर का एक्सप्लेनेशन देना है। समझ में आया? हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। आपको कंफ्यूज करेगा केस स्टडी में कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं फंसना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, खाली शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा। चलो आ जाओ पहला नंबर पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर का जो वेल्थ है वो कैसे मैक्सिमाइज होगा सर, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उससे शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर प्राइस को इफेक्ट डालेगा। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव तो है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और हम लोग सबको पता है कि शेयर होल्डर का वेल्थ तभी मैक्सिमाइज होगा जब ये सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे, शेयर होल्डर्स ऑनर है बेटा, ऑनर है, इनको लास्ट में पैसा मिलता है हमेशा।
हम बताए भी होंगे मेरे पुराने वीडियोस में कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लास्ट में पैसा मिलता है, जब सबको मिल जाता है तब, ठीक है। तो लास्ट में जब पैसा मिल रहा है इट मीन्स कि ये सारे चीज़ों को सरपास कर चुका है, तब ना जाके यहाँ वेल्थ मैक्सिमाइज हुआ। तो कंपनी को प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करना होगा, कंपनी को लिक्विडिटी मेंटेन करना होगा। सर लिक्विडिटी क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बाबू, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कि जब कैश का जरूरत पड़े तो उतना मेरे पास हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके लिए हम लोग बनाते हैं। तीसरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सर सुना सुना लग रहा है, हाँ बाबू, यो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। चौथा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनता, हम नहीं ऐसा बोल रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने एक बार फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दिया अपने क्रेडिटर के साथ, आप उसको फुलफिल करो। कैसे सर कैसे? सपोज करो दो दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सपोज करो दो दोस्त हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए बोला, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी से कुछ लोन लिया, कुछ पैसा उधार लिया, क्रेडिट पे माल लिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्रेडिट पे माल लिया, मान के चलो 500 रुपये का, और बोला 3 दिन बाद पैसा लौटाऊंगा, 3 दिन बाद। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि अगर आपने कमिटमेंट किया है कि 3 दिन बाद लौटाऊंगा तो लौटाओ। अगर आप 3 दिन बाद नहीं लौटा पाओगे या फिर आपने नहीं लौटाया तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो गुडविल है मार्केट में, वो खत्म होते जाएगा कि यार ये लड़का जो है, ये बिजनेसमैन जो है कमिटमेंट तो कर लेता है लेकिन कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता है, यानी इस पर भरोसा नहीं कर सकता, कभी भी डूब सकता है। तो अगर ये डर लोगों में बन गया कि आप अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हो तो भाई दिक्कत है ना आपकी कंपनी को। तो वही बोला गया। चलो बोलो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? शुरू मत हो जाना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कुछ नहीं, एक लाइन में आंसर, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। कुछ हो जाए, कोई कितना आपको कुछ बोले, मेरा नाम ले लेना, गुरप्रीत सर ने बोला है कि यही होगा, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑब्जेक्टिव है। हाँ, अगर इसको एक्सप्लेन करने आए तो ये चारों समझ में आया? अरे बोलो ना हाँ कि ना। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा क्या, अच्छा खासा वो टॉपिक है, चलिए अब उस पर एक बार नज़र डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट येट मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बता रहे हैं हम आपको। चलिए फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात करें। फाइनेंशियल डिसीजन, कितने तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन होता है? सर 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। बोलो साथ में बोलो, अरे बोलो सर, पहले आप बोली ना, चलो ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। सर फाइनेंसिंग पढ़ा हुआ है? नहीं बाबू, चैप्टर का नाम फाइनेंशियल है, ये फाइनेंसिंग है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है सर? करेंट एसेट में इन्वेस्ट करना है कि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है सर? डेट से पैसा लेना है कि इक्विटी से पैसा लेना है। डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है सर? डिविडेंड देना है कि डिविडेंड नहीं देना, मतलब रिटेन्ड अर्निंग रखना है। सर ये सबको अच्छे से एक्सप्लेन करिए ना सर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाली, उसको देख लो, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एंड उसके बाद डिविडेंड। आज की वीडियो यहीं तक रोकते हैं। अगर आपको पार्ट ए देखना है, आपके स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही होगी। एंड यस, अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियोस, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल